हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय करीमा कुशवाहा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी कहानी के 9 भाग सुने हैं, तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारी कहानी का अगला भाग। एक अधूरी तस्वीर, भाग 10। एम सक्सेना। आखिर कौन हो सकता है ये एम सक्सेना? कैसे पता लगाऊं? शाम के वक्त इंदु ने सत्या से पूछा। नहीं, कौन है एम सक्सेना? मुझे नहीं पता, तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ। इंदु ने कुछ चिढ़कर बोला। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस। अच्छा सत्या, तुम बता सकते हो कि तुम्हारे कमरे की वो पेंटिंग किसने बनाई या कौन लेकर आया था? किसने बनाई ये तो नहीं बता सकता, पर वो पेंटिंग पापा के बर्थडे पर किसी ने उन्हें गिफ्ट की थी शायद, और बस इतना ही। किसने गिफ्ट की थी? नाम जानते हो उसका? नहीं, आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है? इंदु, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन मेरी अजीब हरकतें और शायद तुम्हारी मुसीबतें बढ़ा रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगली सुबह सत्या के लाइब्रेरी चले जाने के बाद इंदु उस तस्वीर को बाहर हॉल में ले आई और उसे गौर से देखने लग गई। तभी पीछे से लखन जी की आवाज़ आई। इसे क्या कहते हैं, इसे मॉडर्न आर्ट। बेटा, हमें तो ये मॉडर्न आर्ट कभी समझ में नहीं आई। पता नहीं कैसे लखन बेटा और मंजरी बिटिया को ये पसंद आई। ये तस्वीर अमन अंकल ने बनाई है? नहीं, शायद मंजरी बिटिया ने। ये मंजरी कौन थी? वो अमन बिटवा की अच्छी दोस्त थी। वो अमन बिटवा को ये सब सीखने का शौक़ था ना, तो वो सीखने के लिए जाते थे। मंजरी बिटिया भी वहीं जाती थी सीखने के लिए, वहीं दोनों की दोस्ती हुई थी। वैसे उनका पूरा नाम क्या था? मंजरी सक्सेना तो नहीं? हाँ, शायद यही नाम था। वो कहाँ रहती है, आपको पता है? हाँ, पहले तो यहाँ मेन सड़क से दाहिने मुड़ के मकान नंबर 16 में रहती थी बेटा। अब हमको पता नहीं। वैसे तुम ही सब काहे पूछ रही हो? थैंक यू सो मच अंकल। इंदु ढूंढते ढूंढते उस मकान तक पहुंची, पर आसपास पूछने से पता चला वहाँ अब कोई और ही रहता है। वहाँ रहने वाली औरत 4 साल पहले मुंबई शिफ्ट हो गई। खुशकिस्मती से उनका पता मिल गया। बस इस बार सत्या को बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। सबसे पहले मुझे उससे इन्फॉर्म करना होगा। और रात को इंदु ने खाने के वक्त सत्या को सब कुछ बता दिया, पर उसने पूरा सच नहीं बताया। उसने कहा, सत्या, मुझे एक ज़रूरी काम से मुंबई जाना होगा। मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है वहाँ, तो परेशान मत होना। मुझे शायद 2 या 3 दिन या हो सकता है और वक्त लग जाए, तो मुझे बस यही बताना था। सत्या इंदु की तरफ देख रहा था उदासी भरी आंखों से। अगली सुबह इंदु जल्दी उठ गई। फ्रेश होकर उसने अपना सामान पैक कर लिया। सुबह के 5 बज रहे थे। जब वो घर से बाहर निकलने के लिए हॉल में आई तो उसने देखा सत्या वहाँ पहले से बैठा हुआ था। आओ, चाय पी लो, अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो। नहीं, हाँ, मैं पी लेती हूँ चाय। तुम्हें इतना सुबह उठने की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद बना लेती चाय। मैं सोया ही कब था, पर तुम्हें आराम करना चाहिए। क्या कोई बात है सत्या? तुम मुझे बता सकते हो कोई भी बात।
नहीं, कोई बात नहीं है। आखिर एक ना एक दिन तो मुझे खुद को संभालना ही होगा। तुम हमेशा तो नहीं रहोगी मेरे साथ। आखिर तुम भी मुझे एक ना दिन छोड़ के तो। सत्या की आवाज़ उसके गले में ही अटक कर रह गई। उसकी भर्राई आवाज़। क्या बात है सत्या, मुझे बताओ प्लीज़। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं रुक सकती हूँ। ऐसी कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है मुंबई जाने की। सत्या मेरी तरफ देखो। इंदु ने सत्या का चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पनीली थी। उसे देख के इंदु की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या हुआ सत्तू? इंदु ने बड़े अपनेपन से पूछा, जैसा वो बचपन में किया करती थी। मैं ठीक हूँ इंदु। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे घर पर होती हो। अच्छा लगता है जब मैं लाइब्रेरी से घर लौटता हूँ, क्योंकि तुम होती हो वहाँ। तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा नहीं रह सकती, पर काश तुम रह पाती। काश कि वो दिन कभी ना आए जब तुम्हें यहाँ से जाना पड़े। और सच कहूँ इंदु तो मैं अब ठीक नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस दिन मैं ठीक हो जाऊँगा तो तुम वापस चली जाओगी। सत्या की आंखों से 2 बूंद आंसू के उसके गालों पर लुढ़क जाती है। उसे देखकर इंदु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो आगे बढ़कर सत्या को गले लगा लेती है। इंदु मन ही मन सोचती है, सत्या मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पर ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। अब मुझे जाना होगा सत्या, अपना ध्यान रखना।